इस मंच पर तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जी को। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी। जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या। अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं? अठावले जैसा मंत्री बनूं? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। पार्टी जब तभी टूट सकती है जब अंदर से टूटी हो। आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरे साथ महाराष्ट्र के एक बेहद खास नेता, ऐसे नेता जिनकी रैलियों में भारी भीड़ लगती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो नहीं बताते कि रैलियों में कितनी भीड़ थी। इसको मैं ऐसे ही कहना चाहूंगा। अभी राज ठाकरे, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है सरकार राज। राज है तो सरकार है, राज की सरकार है। राज कहाँ है, सरकार कहाँ है? कैसे आप देखते हैं इन उम्मीदों को जो लोगों ने आपसे बांध रखी है? आपने मुझे जो अभी क्या हुआ, नजदीक जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। मेरी कौन दबा सकता है? कि मेरी रैली में भीड़ होती है और वोट कहाँ जाते हैं। यही बातें अटल जी के बारे में भी बातें किया करते थे लोग, बाला साहब के बारे में भी बातें किया करते थे लोग। इन सारी चीजों के लिए एक समय आना होता है। सीधी तरह से राजनीति करते हैं उनको समय लगता है। जो आड़ी टेढ़ी राजनीति करते हैं उनको कुछ पद मिल जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर आगे चल के कुछ नहीं होता उनका। 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और पूरा बहुमत 2014 में आया। जैसे 66 में शिवसेना का जन्म हुआ था और एक्चुअल में जब सत्ता आई थी वो 95 में आई थी। तो इतना समय तो लगता ही है उन कुछ चीजों के लिए। मुझे और मेरे पास पेशेंस है और लोग जोड़ते जाऊंगा और सत्ता लाऊंगा। इस बार आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं एक तरीके से। आपने माहिम दादर की सीट चुनी है, खास वजह आपने ये सीट चुनी? थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं? छोटे में बता नहीं सकता। बेटा भी बड़ा हो गया तो कहानी छोटी कैसी रहेगी। बताइए। अगर एक हमारी मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी के नेताओं की, उस पार्टी की मीटिंग में जब मैं नहीं था, वहां पे अमित ने बोला कि अगर सबको लड़नी चाहिए, सब नेताओं को इलेक्शंस। अगर उसने ऐसे ही कह दिया कि अगर पार्टी बोलेगी तो मैं भी लड़ लूंगा। मेरे कान पे आई न्यूज, लेकिन मैंने इतना वो सीरियसली लिया नहीं। फिर मेरी एक मीटिंग हो रही थी, वहां से सामने से मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अमित को भांडुप से खड़े कर दे। तब मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस लगा। फिर मैंने रात को उसको मैंने सामने बिठाया। मैं बोला ये जो चर्चा चालू है वो तू सीरियस है? इलेक्शन लड़नी है? बोले इलेक्शन लड़नी है नहीं लड़नी बात अलग है। अगर आपको लगता है लड़नी है तो मैं लड़ लूंगा, नहीं लड़नी है तो नहीं लड़ूंगा, उसमें कोई। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के सारे लोगों को इलेक्शन लड़नी चाहिए। फिर वो न्यूज बढ़ती गई और करते करते मुझे ऐसे लगा कि फिर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भांडुप से बेटर है माहिम दादर। हमारे जो नितिन सरदेसाई हैं उनको तो मैंने पहले 1 साल पहले बोल दिया था कि काम पे लग जाओ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि अभी उनको मैंने बोला है काम पे लग जाओ, वहां पे इसको खड़ा करना है, मैं उनके साथ में क्या बात करूं? क्योंकि हमारे सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारे पारिवारिक भी संबंध है। फिर करते 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 वो सब लोगों ने मिलके एक तय कर लिया कि अमित को खड़ा करना है और वहां से ये बात शुरू हो गई। फिर मैंने बोला कि अगर लड़ना, देखो मैं अगर खुद की बात करूं तो इलेक्शन लड़ना वगैरह ये सारी चीजों के मेरा टेम्परामेंट है नहीं। क्योंकि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बाला साहब के साथ हुआ है और जो मैंने देखी है सारी चीजें आज तक, उससे मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। उसके बाद में अगर घर में बेटा बोलता है कि मुझे इलेक्शन लड़नी है तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मैं किस तरह से टैकल करूं। लेकिन अगर वो खुद उसने अगर ये रास्ता चुना है तो ठीक है। फिर हमने आपके बेटे का एक बयान देखा और उससे लग रहा है कि बेटा बाप से कहीं आगे ज्यादा बढ़कर है और बाप कहीं सॉफ्ट लग रहा है।
बेटे ने कहा कि मैंने फादर को कहा है कि आप विपक्षियों से कॉम्प्रोमाइज न करें, सबको खड़ा रहने दें, मेरी राह को आसान बनाने की किसके कोशिश साथ- न किसके करें। साथ- किसके और साथ ये मैं भी compromise कहा कर रहा हूं? कि मैं अगर जीतूं तो अपने काम पर जीतूं, इसलिए न जीतूं क्योंकि मैं राज ठाकरे का बेटा हूं। किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं मैं? 5 साल पहले जब आदित्य मेरा भतीजा जब खड़ा था वर्ली में, तब मैंने वहां पे मेरे 39,000 वोट्स है ऑलरेडी, और वहां पे मैंने तय कर लिया कि पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहा है, मैं कैंडिडेट नहीं डालूंगा। और ये मैंने गुड जेस्चर में मैंने वो बात की थी, और मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की थी, यानी कि मैं वहां पे कैंडिडेट नहीं डालूंगा, तो अगर आज नहीं डालूंगा तो कल आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं हुई थी। अभी आप एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र जी हो या और कोई हो, जिनके साथ मेरे संबंध बहुत सालों से है, बराबर, अगर मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, अगर गुड जेस्चर में उनको खड़ा नहीं करना है ना करे, खड़े करने हैं उनको उम्मीदवार खड़े करे। तो मैं किसी के साथ पास कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। और अमित ने तय कर लिया है इलेक्शन लड़नी है, तो देखिए ये आज कोई बोलेगा कि भाई मैं आज कैंडिडेट नहीं डालूंगा, 5 साल के बाद तो डालने ही वाले हैं, तब इलेक्शन लड़नी होगी तो आज ही लड़े। ये जो आप बात करते हैं गुड जेस्चर की, ऐसा लगता है कि या तो आपको राजनीति की समझ कम है या आपकी सीधी राजनीति बहुत ज्यादा सीधी है। नहीं, मैं गुड जेस्चर क्या है राजनीति में? मैं राजनीति के साथ में पारिवारिक संबंध भी मैं रखता हूं। ये गुड जेस्चर नाम की जो चीज है वो मेरे पास पकड़ लीजिए बालासाहब से आई है। जैसे एक बार शरद पवार साहब की बेटी जब पहली बार जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, लोकसभा या राज्यसभा, आई थिंक राज्यसभा, तब बाला साहब ने उनको वोट दिए थे कि पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, ये एमपी बन के अंदर जानी चाहिए। आप समझ लीजिए ना, जब मैं शिवसेना से जब मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मेरा क्या स्टेटमेंट था, अगर आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि मेरे ऊपर बाला साहब कोई भी एलिगेशन कर ले, कुछ भी बात कर ले, मेरी तरफ से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं एक बात कुछ नहीं करूंगा, वो कुछ भी कह ले, उनको हक है। अभी यहीं पे बात हुई जब एनसीपी से अजित पवार बाहर निकले, शरद पवार साहब के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। देखिए सक्सेस होता ना, सक्सेस, तब आप जैसे लोग सबको बोलते हैं कि देखो राजनीति करनी है तो इनकी जैसी करनी है, और जब सक्सेस नहीं मिलता तो आप सवाल पूछते हैं इनको राजनीति करने आती है क्या? एक बार खुद का चैनल निकाल के देख लो, फिर पता चलेगा कि एक पार्टी चलानी है और चैनल चलाने में कितनी तकलीफें होती है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा करेंगे कि मुझको भी साथ में लपेट लेंगे, ये आपकी खासियत है, ये मैं जानता हूं, पर ठीक है, मैं सवाल अपने जारी रखता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब एक दौर था राज ठाकरे, मतलब लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेगा, इस जैसा कोई नेता नहीं, फिर कहां रह जाते हैं? यानी अखिलेश यादव की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, अठावले खुद मंत्री बन जाते हैं, कहां रह जाते हैं? आठवले जैसा मंत्री बनूं? मंत्री तो बने। अरे कैसी बात है? अरे उससे बेहतर मैं पार्टी बंद करूं। वो तो आप चाहें तो भी नहीं बन सकते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको लगता है इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है, खासतौर कर इसलिए क्योंकि एनसीपी देखिए एक बड़ी पार्टी थी, वो बंट गई, शिवसेना बंट गई, और बहुत लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरह से 1995 में 45 इंडिपेंडेंट जीते थे, कुछ वैसी स्थिति होगी और शायद इस बार सत्ता की कुंजी आपके हाथ में हो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि वो पार्टी, 2 पार्टियां टूटी, इसलिए मुझे फायदा होगा, इस चक्कर में मैं नहीं हूं। जो वोटर है उसके वोट का मुझे लगता है बहुत बड़ा अपमान किया है। यानी आज महाराष्ट्र के मतदाताओं को पता भी नहीं होगा कि मैंने जो मत दिया था वो आज कहां है, कौन से पार्टी में घूम रहा है। यानी हम लोग
देखिए लोग टूटते हैं, यहां वहां जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इस तरह की सिचुएशन महाराष्ट्र ने आज तक कभी नहीं देखी। जब हम लोग सीटें देख रहे थे अभी, तब हर वक्त पूछना पड़ता था अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये अभी ये कौन सी पार्टी में है अभी, अच्छा ये पार्टी में है, ओके ओके, अच्छा वो यहां पे आ गया, ओके। ये मैंने आज तक कभी देखा नहीं। तो वोट का जो अपमान हुआ, मतदाता के वोट का अपमान हुआ, वो किसने किया? जिसने पार्टी तोड़ी, जिसकी पार्टी टूटी, जिसने पार्टी तोड़वाई? देखिए पार्टी जब तभी टूट सकती है जब अंदर से टूटी हो। एनसीपी टूटी, शिवसेना टूटी, बराबर है। कांग्रेस क्यों नहीं टूटी? वैसे वर्षा बीजेपी क्यों नहीं टूटी? यानी आप मुझे बताइए 2019 में जब इलेक्शन हुए, लोगों ने शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लोगों ने कांग्रेस एनसीपी को वोट किया, बराबर है, दोनों का गठबंधन था। इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद सुबह 5 बजे 6 बजे एक शपथ विधि होता है, जहां पे लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे ये और ये तो विरोध में थे और अभी साथ में शपथ ले रहे हैं, लेकिन वो चंद घंटे का था, बराबर है, वो तो नॉर्मल हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अचानक से 2-4 दिन के बाद गठबंधन में से एक पार्टी उठती है और जिनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं उनके साथ बैठ के मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इसलिए वो तीनों एक साथ आते हैं और ये पार्टी अलग सी रह जाती है। अभी जिसने वोट किया है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वोट इनको किया था, आज ये इनके साथ जाके बैठे हैं और इनको गाली दे रहे हैं। लोग मुझे बता रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से इनकी बातचीत होने वाली थी, नहीं हुई, ये बातचीत हुई कि इनसे बातचीत नहीं होनी है। कौन बी टीम है? एमएनएस। मैं? हाँ। ये क्या है ना, ये आप कि पत्रकार जो है ना, ये सारी चीजें, आप एक सवाल आप खड़ा करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका जवाब हम लोग दें। आपको क्या लगता है? अरे मुझे क्या लगेगा? और ये मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता, उसे लगता है तो उसे लगने दो, मैं क्यों उसका जवाब दूं? लोकसभा चुनाव के दौरान आपने गृह मंत्री जी से भेंट की, तब क्या इस बारे में बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अमित शाह के साथ, उनके साथ जब मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें सिर्फ बात लोकसभा की थी। और उसके बाद जब मेरी पहली रैली हुई थी शिवाजी पार्क मैदान में, वहां पे मैंने घोषित भी किया था कि ये सपोर्ट सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं। विधानसभा के चुनाव के लिए सारे लोग काम पे लग जाओ। पकड़ लीजिए 3 पार्टियां एक साथ है, उसमें चौथा पार्टनर जाके करेगा क्या? उससे बेहतर है, मैं 2009 से मैं इंडिपेंडेंटली हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज भी लड़ूंगा। 9 में लड़ी थी, 12 में लड़ी थी, 19 में लड़ी थी, आज भी लड़ूंगा। कोई खास वजह है कि आप इतनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? इससे ज्यादा तो 2009 में लड़ी थी। हाँ। इससे ज्यादा तो मैंने 2014 में लड़ी थी। क्यों लड़ना चाहते हैं आप इतनी सीटों पर चुनाव जब आप जीतते नहीं हैं? तो यानी ऐसे थोड़ी होता है। फिर कैसे होता है? सारी सीटें लड़नी पड़ती है, हर जगह पे मेरे वोटर्स होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, और हम लोग फिजिकली जाते हैं। बात ऐसी है कि हमको सीटें लड़नी पड़ती है। अभी कांग्रेस जितनी सीटें लड़ी है, पूछा कभी इतनी सीटें क्यों लड़ी? अब ये जो चुनाव चल रहा है उसमें एक नया जो नारा है, जो बहुत जोर से बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे का नारा होना चाहिए, जिस तरह की आपकी इमेज है। ये कहां पे नारा है? ये बीजेपी कह रही है, पोस्टर भी लगे, मुंबई में भी पोस्टर लगे। मैंने नहीं देखे। बटेंगे तो कटेंगे? हाँ। मैंने देखा नहीं। पर ये सुनने में आप जैसा नारा लग रहा है ना, कि आपने कभी लगाया हो, या आप ऐसा नारा लगा सकते हैं, जिस तरह अगर तीखापन है इसमें। लगा सकता हूं मैं। चलिए, मैं अब आपने देखा ही नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूं, वरना योगी जी ने यह नारा लगाना शुरू किया, फिर अब आरएसएस ने भी उसको इंडोर्स कर दिया है, और अब ये नारा लगता है कि बड़ा नारा होगा इन चुनाव में, आगे यूपी के चुनाव में भी। पर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है। एक जो बड़ी घटना, छोड़ूंगा बोला नहीं मैंने, देख लूंगा, जरूरत पड़ी बोल दूंगा। हमें
मैं यही देख रहा था, आप छोटी छोटी चीज को पकड़ रहे हैं कि नहीं? आप पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक जो बड़ी घटना हुई, वो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, जी, क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी बात हो रही है, खासतौर पर मुंबई में, महाराष्ट्र में? अगर मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस को अगर 48 आवर्स 48 घंटे अगर उनको दिए जाए और उनको कहे कि ये मुंबई मुझे साफ करके दे दो, ये कोई रहेंगे नहीं यहां पे। क्या है, अपने यहां पे लॉज है, ऑर्डर नहीं मिलती। एक बार ऑर्डर देके देखो। अगर ऐसी बात है और आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं ऐसी बात है, तो बात अड़ कहां जाती है, रुक कहां जाता है मामला? मेरे हाथ में आप सरकार देते नहीं हो। एक बार देके देखो। अगर सरकार हाथ में आने के बाद, अगर होम मिनिस्ट्री हाथ में आने के बाद अगर ये 48 घंटे का अगर नारा नहीं लगाया मैंने और मैंने बात नहीं कर दी, फिर बोलना मुझे। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा? कौन बनेगा? मुझे लगता है अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? अभी लगता है तो लगता है। मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन थोड़ा सा आ रहा है। आपको वॉमिटिंग सेंसेशन क्यों लग रहा है, ऐसे आ रहा है? इसका क्या जवाब है? अभी मुझे अंदर से लग रहा है तो लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 2029 में अगर जब आप मुझे ये सवाल पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाला सीएम कौन होगा, तब मैं कहूंगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सीएम बनेगा। ये मेरी बात आप लिख लो। देवेंद्र जी बन जाएंगे? जी, देवेंद्र जी बन जाएंगे? देवेंद्र जी बन सकते हैं सीएम? हाँ, बन सकते हैं सीएम अगले? बिल्कुल बन आपको सकते ऐसा लगता है? बिल्कुल बन सकते हैं। चलिए, ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। राज ठाकरे, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि आप सभी सवालों के सीधे जवाब दे रहे हैं और आपका जो पुराना तेवर है वो अभी भी बरकरार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।